नमस्कार, एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सवालों को घेरे में आते जा रहे हैं। हाल के दिनों में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे ये देश कहीं ना कहीं भारत का साथ छोड़ते नजर आए। तो इसी पर हम बात करेंगे वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका भारत पर सवाल खड़े करने लगे और कहीं ना कहीं बीजेपी की पहले पड़ोसी नीति पूरी तरह से विफल हो गई। दूसरी बड़ी खबर नेपाल में बनने वाली अरुण 3 ट्रांसमिशन लाइन पर है, जिससे नेपाल बिजली के क्षेत्र में काफी ज्यादा निखर के सामने आएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल का आइकन जरूर दबा दे ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब पूछा जा रहा है कि पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की उनकी पहल का क्या हुआ। चीन से बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों की खबर के बीच भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद से मिलने पिछले महीने ढाका पहुंचे तो उन्हें लगभग 3-4 घंटे तक इंतजार कराया गया। इससे पहले बांग्लादेश में भारत की हाई कमिश्नर रीवा गांगुली दास ने अपनी अर्जी लगा रखी थी, लेकिन 4 महीने के इंतजार के बाद भी शेख हसीना ने उन्हें मुलाकात का समय ही नहीं दिया। इससे पता चलता है कि बांग्लादेश भारत को लेकर इग्नोरेंस के मूड में है। बांग्लादेश के अखबार भोरेर कागज ने खबर छापी कि 2019 में शेख हसीना के दोबारा पीएम बनने के बाद बांग्लादेश में भारतीय प्रोजेक्ट धीमे पड़ गए, लेकिन चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को खूब बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने मई में द हिंदू को एक दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि लिपुलेख, लिम्पियादुरा और कालापानी विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन हमारी सरकार की ओर से कोशिश के बावजूद भारत ने विदेश सचिव लेवल की बातचीत के हमारे आग्रह का कोई जवाब ही नहीं दिया। जाहिर है दोनों देश के संबंध इस दौरान लगातार खराब हुए और सीमा पर टकराव तक की घटना हो गई, जिसकी पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, क्योंकि नेपाल और भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे थे। लेकिन भारत में मोदी सरकार के आने के बाद से लगातार पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं ढिलाई दी गई और वेस्टर्न कंट्रीज पर ज़्यादा फोकस दिया गया और मोदी सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ ढिंढोरा पीटती रही पड़ोसी पहले नीति की, क्योंकि अगर विवाद पर जल्द से जल्द पड़ोसियों से बात नहीं हो सकी और उसे सुलझाने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो वो विवाद गहरा जाते हैं और वैसा ही कुछ हुआ नेपाल और भारत के बीच। एक अन्य पड़ोसी देश श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे ने पीएम नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की थी कि उनके देश पर भारत के लगभग 96 करोड़ डॉलर कर्ज की अदायगी की मियाद आगे बढ़ा दे, लेकिन 5 महीने बाद भी भारत की ओर से इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। यानी कि श्रीलंका भारत से एक कर्ज की मांग कर रहा था, लेकिन 4-5 महीने होने के बावजूद भारत ने उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे श्रीलंका ने चीन से मदद मांगी। चीन ने उसे आसान शर्तों पर 50 करोड़ डॉलर का कर्ज दे दिया। ये तीनों देशों के साथ हुए मामले बताने के लिए काफ़ी हैं कि 2014 से अपने पहले कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश से रिश्ते मजबूत करने के लिए जिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए थी वो अब एंटी क्लाइमैक्स में पहुंचती दिख रही है। यानी कोई भी पड़ोसी देश जिसका भारत 2014 से पहले हमेशा से ध्यान रखता था, उसकी बातों को 2014 के बाद से सीरियसली नहीं लिया गया, जिसके बाद भारत के पड़ोसियों की कहीं ना कहीं भारत से नाराजगी देखी गई। जनता को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान समेत सभी दक्षिण एशियाई यानी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मॉरिशस में पीएम नवीन राम गुलाम में भी हिस्सा लिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही नरेंद्र मोदी सीधे विमान से पाकिस्तान पहुंच गए थे। ऐसा लगा था कि पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण एशिया के विवाद नीति का कोई नया अध्याय लिखने जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही पठानकोट पर हुए आतंकी हमले ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के साथ उलझे रिश्तों को सुलझाना इतना आसान नहीं है। लेकिन शुरुआत में नेपाल और बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करने में पीएम नरेंद्र मोदी को शुरुआत और सफलता अच्छी मिली थी, लेकिन उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की कुछ नीतियों ने भारत के पड़ोसी को कहीं ना कहीं भारत से दूर कर दिया। तो आपकी क्या है इस पर राय, कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं। अब बात नेपाल की एक बड़ी परियोजना की,
भारत की मदद से बनने वाली नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना अरुण 3 के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की शुरुआत धनुष से हो गई है। जिला प्रशासन कार्यालय DAO ने परियोजना के लिए ढाल के बार और साइट कार्यालय के लिए उप स्टेशन बनाने के लिए 5 बीघे जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। धनसुधा के मुख्य जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टनाई ने कहा, हमने संपत्तियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है और जल्द ही इसके आधार पर राशि का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। जमीन के अधिग्रहण के लिए राशि का वितरण अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि ये परियोजना नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इससे करीबन 900 मेगावाट बिजली बनेगी, जो कि नेपाल भारत को ही बेच सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि नेपाल ने काफी मात्रा में बिजली भारत को बेची है और उससे काफी ज्यादा मुनाफा कमाया है। तो इस परियोजना से नेपाल को भारी फायदा होना तय है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में फरवरी 2017 में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति की बैठक में अरुण 3 900 मेगावाट के उत्पादन घटक के लिए मई 2015 के मूल्य स्तर पर 5,723 करोड़ रुपए लागत की परियोजना के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना 900 मेगावाट पूर्वी नेपाल के सनखुआ सभा जिले में अरुण नदी पर है। इस परियोजना के अंतर्गत 70 मीटर ऊंचा गुरुत्व बांध और 11.74 किलोमीटर का हेड रेस सुरंग भूमिगत पावर हाउस के साथ नदी के बाएं किनारे पर बनाया जाएगा और प्रत्येक 4 इकाइयां 225 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेंगी। SJVN लिमिटेड को यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धी बोली लगाकर प्राप्त हुई, यानी कि सभी कंपनियों के बीच में SJVN ने सबसे कम बोली लगाई, जिससे वो प्रोजेक्ट SJVN को मिला। नेपाल सरकार और SJVN लिमिटेड ने परियोजना के लिए मार्च 2008 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। यह समझौता ज्ञापन 30 वर्ष की अवधि के लिए बिल्ड ऑन ऑपरेट तथा ट्रांसफर के आधार पर किया गया था। 30 वर्ष की अवधि में 5 वर्ष की निर्माण अवधि शामिल है। परियोजना विकास समझौता पर नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते में 25 वर्ष की संपूर्ण रियायत अवधि के लिए नेपाल को निःशुल्क 21.9% विद्युत प्रदान करने का प्राविधान है। तो ये नेपाल की एक सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है, जिससे नेपाल में 900 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी और ये बिजली नेपाल के डेवलपमेंट में बहुत काम आएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में आप हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिए टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट और खबर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। NI न्यूज़।